Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic of discussion is role of P53 and retinoblastoma in cell cycle and DNA repair. तो दो genes हैं P53 and retinoblastoma. Both are tumor suppressor genes. First of all, you should know what are tumor suppressor genes. ये ऐसे genes होते हैं जो सेल की proliferation को कम करते हैं, अंडर कंट्रोल रखते हैं. अगर ट्यूमर सप्रेसर जीन के अंदर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो जाए, दिस लीड्स टू कैंसर और ऑन्कोजेनेसिस. दैट इज़ वाई P53 एंड रेटिनोब्लास्टोमा आर वेरी इंपॉर्टेंट जीन्स. जब हम पैथोलॉजी में पढ़ते थे थर्ड ईयर में, तो हमें बताया गया था या हमने पढ़ा था रॉबिन के अंदर कि P53 इज कॉल्ड गार्डियन ऑफ जीनोम एंड रेटिनोब्लास्टोमा इज कॉल्ड गेट कीपर या गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन. ऐसा कुछ पढ़ने को मिला था, गार्डियन ऑफ जीनोम एंड गवर्नर ऑफ प्रोलिफरेशन. तो एक बात नोट करना, दोनों ट्यूमर सप्रेसर जीन है, दोनों G1S फेज को कंट्रोल करते हैं. सबसे पहले हमें सेल साइकिल पढ़नी पड़ेगी. क्लियर. अब जो सेल साइकिल होती है उसके बहुत सारे फेजेस होते हैं. G1 फेज, S फेज, G2 फेज, फिर उसके बाद आता है आपका M फेज आ जाता है. क्लियर. जो G1 फेज है दिस इज कॉल्ड ग्रोथ फेज. S फेज के अंदर DNA सिंथेसाइज होता है. G2 के अंदर सेल अपने आप को तैयार करता है फॉर माइटोसिस, और माइटोसिस के अंदर सेल अपने आप को डिवाइड कर देता है. तो हर फेज के दरमियान में चेक पॉइंट्स होते हैं और इन चेक पॉइंट को तीन चीज़ें कंट्रोल करती है. एक है साइक्लिन्स प्रोटीन्स, स्पेसिफिकली साइक्लिन डी रट्टा मारनी है. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस, स्पेसिफिकली 4 और 6 रट्टा मारना है. और ट्यूमर सप्रेसर जीन जिसके अंदर P53 और रेटिनोब्लास्टोमा आ जाएगा. अब सेल साइकिल के फेजेस बता दिए. इसके अंदर जो G1 है दिस इज ऑफ वेरिएबल ड्यूरेशन. शॉर्टेस्ट फेज इज M फेज एंड द लॉन्गेस्ट फेज इज S फेज. जो शॉर्टेस्ट फेज है वो M फेज होता है, उसमें माइटोसिस होती है और साइटोकाइनेसिस होती है. माइटोसिस में प्रोफेज, प्रोमेटाफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज होता है. साइटोकाइनेसिस के अंदर साइटोप्लाज्म दो में स्प्लिट हो जाता है. अब हम रेगुलेशन पढ़ लेते हैं. अब ये तीनों चीज़ें मिल के काम करती होती हैं. साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेसिस और ट्यूमर सप्रेसर जीन्स. अब पहले ये पढ़ लो, ये काइनेसिस होते हैं, दे आर कॉन्स्टिट्यूटिवली एक्सप्रेस, मतलब 24 घंटे एक्सप्रेस होते हैं. लेकिन जब ये साइक्लिन से बाउंड नहीं होते तो ये इनएक्टिव होते हैं. डैट मीन्स साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस का कॉम्प्लेक्स बनेगा तब ये एक्टिवेट होगी. क्लियर. और ये कब एक्टिवेट होगी? फॉर एग्जाम्पल एक सेल ने ग्रो करना है, ग्रोथ करवाने के लिए ग्रोथ फैक्टर चाहिए होते हैं. तो अगर ग्रोथ फैक्टर प्रेजेंट है लाइक इंसुलिन, प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर, इथ्रोपोइटिन, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स, तो जो ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं वो रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पे बाइंड करते हैं. जब ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस पे बाइंड करते हैं तो जो साइक्लिन होती है वो किसको एक्टिवेट करती है? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस को एक्टिवेट करती है. जब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस एक्टिवेट होते हैं तो ये करेंगे क्या? साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस और साइक्लिन कॉम्प्लेक्स बनेगा और ये कॉम्प्लेक्स रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन कर देगा. एक बात याद रखना कि जो रेटिनोब्लास्टोमा है अगर इसकी हाइपर फॉस्फोरिलेशन करे, फॉस्फेट ग्रुप ऐड करे तो ये इनएक्टिव हो जाती है. और अगर इसमें फॉस्फेट ग्रुप नहीं है, हाइपोफॉस्फोरिलेटेड है, तो ये एक्टिव होती है. तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन कर दी है तो उसकी वजह से क्या होगा? जो रेटिनोब्लास्टोमा है ये इनएक्टिव होती है. जब रेटिनोब्लास्टोमा इनएक्टिव होती है तो वो इलोंगेशन फैक्टर 2 को रिलीज कर देती है. दिस इज द ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, इलोंगेशन फैक्टर 2. और जब इलोंगेशन फैक्टर 2 रिलीज हो जाएगा तो फिर ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी इन केस ऑफ S फेज. तो उम्मीद है कि समझ आ गया होगा. क्लियर. तो ये था बेसिक कॉन्सेप्ट. तो जब ग्रोथ फैक्टर आएंगे तो ये मैकेनिज्म चलेगा. साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस, साइक्लिन डी और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेस 4 और 6 ये मिल के काम करते हैं जब ग्रोथ फैक्टर आएगा. ओके, लेट्स टॉक अबाउट अनदर एक्सट्रीम कि अब सेल डैमेज हो चुका है, DNA डैमेज हो गया है. अगर DNA डैमेज हो गया है तब क्या होगा? जब DNA डैमेज है उसको सेंस करने वाली प्रोटीन इज P53.
तो जो अगर डीएनए डैमेज हो गया उसको सेंस करने वाली प्रोटीन कौन सी है? P53। अब जो P53 है वो क्या करेगी, उसने डीएनए डैमेज को सेंस किया, जो P53 है वो एक और प्रोटीन की सिंथेसिस को बढ़ा देगी, दिस इज कॉल्ड P21। तो P21 की एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी। जो P21 है वो साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज को इनहिबिट करती है। जब ये कॉम्प्लेक्स इनहिबिट होगा तो रेटिनोब्लास्टोमा की फॉस्फोरिलेशन कम हो जाएगी। जब रेटिनोब्लास्टोमा की हाइपोफॉस्फोरिलेशन होगी तो ये एक्टिवेट हो जाएगा। जब ये एक्टिवेट हो जाएगा तो ये इलोंगेशन फैक्टर 2 को क्या करेगा, रेटिनोब्लास्टोमा ये इलोंगेशन फैक्टर 2 को बाइंड करेगा और ट्रांसक्रिप्शन को प्रिवेंट करेगा। जब ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी तो सेल G1 से S फेज की तरफ नहीं जा पाएगा। तो ये पूरा बेसिक मैकेनिज्म था P53 और रेटिनोब्लास्टोमा का। तो जब डीएनए डैमेज था तो सेल साइकिल रुक गई है और हमें टाइम मिल गया है डीएनए रिपेयर का। लेकिन अगर डीएनए इतना ज़्यादा डैमेज हो चुका है या सेल इतना डैमेज हो चुका है कि रिपेयर नहीं हो सकता तो P53 एक और काम करेगी। P53 जो बैक्स और बैक है दी आर द प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन्स, ऐसे प्रोटीन्स जो एपोप्टोसिस को बढ़ा देती है, ये उसको एक्टिवेट कर देती है इनडायरेक्टली, लाइक BCL2 को और BCLXL को इनहिबिट करती है। दीज आर एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन। जब एंटी अपोप्टोटिक प्रोटीन इनहिबिट होगी तो प्रो अपोप्टोटिक प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगी, दिस इज बैक एंड दे लीड्स टू कैस्पेस एक्टिवेशन। और जो कैस्पेस होते हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल पाथवे को एक्टिवेट करते हैं विच इज़ द इंट्रिंसिक पाथवे। क्लियर? तो ये सारा मैंने पूरा मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर दिया है। तो ये था। अब अगर P53 में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन हो गया, दिस रिजल्ट इन ली फ्रोमानी सिंड्रोम, जिसके अंदर बहुत सारे ट्यूमर्स होते हैं, SBLA सार्कोमा, ब्रेस्ट ट्यूमर, लीवर लंग्स ट्यूमर एंड एड्रीनल ट्यूमर। इसके अलावा जो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस है वो 2 प्रोटीन प्रोड्यूस करता है, E6 E7। E6 P53 को इनहिबिट करती है, E7 रेटिनोब्लास्टोमा को इनहिबिट करती है। तो ऑलमोस्ट ये सारा कॉन्सेप्ट था G1 और S फेस वाला। तो अगर रेटिनोब्लास्टोमा के अंदर म्यूटेशन आ जाए विच माइट बी जर्म लाइन म्यूटेशन और स्पोरेडिक म्यूटेशन, तो दिस लीड्स टू रेटिनोब्लास्टोमा एंड ऑस्टियोसार्कोमा। और यहाँ पे एक हाइपोथेसिस फॉलो होता है रेटिनोब्लास्टोमा के केस में, 2 हिट हाइपोथेसिस विच इज़ कॉल्ड नड्सन हाइपोथेसिस। उसका मतलब ये है कि अगर आपने कैंसर करवाना है तो दोनों ट्यूमर सेप्रेसर जीन्स को डिलीट करवा दो या इनएक्टिवेट करवा दो। क्लियर? दिस इज कॉल्ड 2 हिट हाइपोथेसिस। तो ऑलमोस्ट ये बेसिक कॉन्सेप्ट था हमारा सेल साइकिल से रिलेटेड और P53 रेटिनोब्लास्टोमा वाला।